बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है बोयर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं। एटम के बारे में सबसे पहले कंसेप्ट देने वाला जो शख्स था उस शख्स का नाम था डेमोक्रिटस। उसने एटम के लिए वर्ड एटोमोस यूज़ किया जिसके मीनिंग होते हैं इंडिविजिबल, मतलब कि एक ऐसा पार्टिकल कायनात का वो छोटे से छोटा ज़रा जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। इसके बाद अरिस्टोटल आया और अरिस्टोटल ने डेमोक्रिटस की एटॉमिक थ्योरी को रद्द कर दिया और उसने कहा नहीं जी, ये एटॉमिक थ्योरी गलत है जो डेमोक्रिटस ने दी है, बल्कि ये 5 एलिमेंट की थ्योरी है जिसमें फायर, अर्थ, वाटर, एयर और 5वां एलिमेंट जो है ईथर, जो इन सारों को कंबाइन करके रखता है। ये इन 5 एलिमेंट की थ्योरी है। लेकिन अरिस्टोटल की थ्योरी को बाद में नहीं माना गया, इस वजह से इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता। इसके बाद जॉन डाल्टन आया। जॉन डाल्टन ने डेमोक्रिटस के कंसेप्ट को लिया और उसकी मज़ीद वजाहत की कि जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन हर एलिमेंट के, एवरी एलिमेंट इज़ डिफरेंट एटम, हर एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स होते हैं। इसके बाद जे थॉमसन आया। इसने इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त किया और प्लम पडिंग मॉडल एटम के बारे में दिया। इसका ये जो प्लम पडिंग मॉडल था, इसकी एग्जांपल ऐसे ली जाती है कि जैसे हम एक खीर के प्याले को एटम कंसीडर कर लेते हैं और उस खीर के अंदर जो बादाम मौजूद होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर इस तरह मौजूद होते हैं जैसे खीर के प्याले के अंदर बादाम मौजूद होते हैं। या इसकी एग्जांपल ऐसे भी ली जाती है कि सेब को अगर हम एटम कंसीडर कर लें और उसके अंदर जो बीज हैं उनको इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें, तो जैसे सेब के अंदर बीज मौजूद होते हैं इसी तरह किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इन बीज की तरह मौजूद होते हैं। इसके बाद लॉर्ड रदरफोर्ड आया। उसने प्रोटॉन और न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया और इसके बाद जेम्स चैडविक आया। इसने न्यूट्रॉन को दरियाफ्त करके एटम का स्ट्रक्चर मुकम्मल कर दिया। इसके बाद नील बोर ने हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल दिया और किसको इस्तेमाल करते हुए, प्लांक्स क्वांटाइजेशन थ्योरी को और क्लासिकल आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए इसने हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल पेश किया। लेटेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल नील बोर के बाद भी मॉडल दिए गए जिनमें क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट को और वेव पार्टिकल डुअलिटी जो कि डी ब्रोगली ने दी थी कि पार्टिकल जो है वो एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल बिहेव करता है, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पेश किए गए। अब हम सबसे पहले बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट को देख लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट जो है, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। दीज ऑर्बिट इज कॉल्ड डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम। अब नील बोर के एटॉमिक मॉडल या इस फर्स्ट पोस्टुलेट को पढ़ने से पहले हम रदरफोर्ड मॉडल का नज़रिया ले लेते हैं, उसका कंसेप्ट ले लेते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन जब ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो ये अपने इस मोशन के दौरान एनर्जी रेडिएट करते हैं। एनर्जी रेडिएट करने का मतलब है कि ये एनर्जी लूज़ करते हैं, एनर्जी खारिज करते हैं और बिल आखिर रिवॉल्व करते करते इस न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाते हैं। लेकिन नील बोर ने कहा कि रदरफोर्ड की यह बात तो ठीक है कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की कशिश की वजह से इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये इस न्यूक्लियस के अंदर आके गिरते नहीं हैं, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डुअल नेचर रखता है। वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज अ वेव भी बिहेव करता है। तो एज अ वेव बिहेव करने की वजह से ये अपने उस ऑर्बिट के अंदर फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये अपने ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करता रहता है और रेडिएट और एनर्जी को भी रेडिएट नहीं करता। मतलब रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो ये एनर्जी को रेडिएट करता है और बिल आखिर इस न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाता है। लेकिन बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है लेकिन वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता और ना ही न्यूक्लियस के अंदर आके गिरता है। ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था। इसके अलावा जो सेकंड पोस्टुलेट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। Postulate number 2, only those orbits are allowed in which the angular momentum of an electron is an integral multiple of h/2 pi।
कोई बात समझ नहीं है। इस स्टेटमेंट को जब हमने पढ़ा तो हमारे ध्यान में कोई बात समझ नहीं है कि ये क्या कह रही है। इसको मैं एक सादा से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइफ ऐसे हो जाए कि अगर आप चेयर पे बैठे हैं और चेयर से बेड पे जाना चाहते हैं तो आपको चेयर से बेड तक जाने के लिए जंप करना पड़ेगा। चेयर और बेड के दरमियान जो फासला है आप कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते। और अगर उस बेड से दोबारा सोफ़े पे या चेयर पे जाना पड़े तो आपको बेड से उस सोफ़े पे छलांग लगानी पड़ेगी। यानी बेड और उस सोफ़े के दरमियान जो फासला है, जो जगह है, वहाँ पे आप एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ऐसा हो जाए तो हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल बन जाए। यही बात, यही मिसाल फिज़िक्स के अंदर या क्वांटम के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की मानद है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने उस ऑर्बिट के अंदर फिक्स रहता है। अगर उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करना हो, ठीक है, मतलब जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने लगता है तो वो जंप लगाता है एक ऑर्बिट से दूसरे और दूसरे से तीसरे। अब इन ऑर्बिट के दरमियान ये जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, ये इनके अंदर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए जंप लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड और सेकंड से थर्ड। और ये जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं, देखें ये किसके इर्द गिर्द, ये इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इनकी जो मोशन होती है उसको हम एंगुलर मोशन, ठीक है, और इनका जो मोमेंटम होता है उसको हम एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। और वो कितना होता है h/2π। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो क्या आएगा 1h/2π, सेकंड के लिए आएगा तो 2h/2π, तीसरे के लिए थर्ड के लिए आएगा तो क्या आएगा 3h/2π, इस तरह अप टू सो ऑन। इसका फार्मूला क्या है mvr = nh/2π और इसकी यहाँ पे वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, तो अब ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। इसके लिए एक स्टेशनरी वेव कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोड और एंटी नोड बन रहे हैं। अब देखें एक वेव का, यहाँ से देखें एक वेव यहाँ पे ख़त्म होती है, एक वेव लेंथ, फिर यहाँ से दूसरी वेव 2 वेव लेंथ और इस तरह ये अप टू से 1। तो मतलब इसके अंदर काफ़ी सारी वेव आ सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है L = n लैम्डा। L के हमारे पास टोटल जो लेंथ होगी वो L जो है यहाँ पे मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को हम किससे ज़ाहिर करते हैं L से ज़ाहिर करते हैं। और n जो है कि इसके अंदर n वेव लेंथ हो सकती है, n लैम्डा, n की जगह 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी, 3 और इस तरह अप टू सो ऑन। अब एंगुलर जो मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, अगर इसी को यही हमारे पास ये जो लूप्स हैं, स्टेशनरी वेव्स हैं, इसको मैं सर्कुलर फॉर्म में कंसिडर कर लूँ, ये एक सर्कल की फॉर्म है, तो देखें यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक 2 वेवलेंथ और इस तरह यहाँ से 3 वेवलेंथ और अप टू सो ऑन, ये n वेवलेंथ तक हो सकता है। ठीक है, अब एक सर्कल की जो एक लेंथ होती है, सर्कल की जो एक लेंथ होती है ये हमारे पास कितनी होती है 2πr। तो मैं इस l की जगह क्या लिख दूंगा 2πr = क्या आ जाएगा n लैम्डा। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें तो लैम्डा ये जो n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा = 2πr/n। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली की इक्वेशन हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्या इक्वेशन है लैम्डा = h/mv। इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम कंपेयर करवा लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 क्या है 2πr/n इक्वल टू दूसरी इक्वेशन क्या है h/mv। ठीक है, यहाँ से क्या है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़रबे चिलपाई 2πr को mv से और n को h से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है mvr/2πr = क्या आएगा nh। अब यहाँ से अगर हम mvr की वैल्यू निकालना चाहें, देखें mvr और ये जो 2π है ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी mvr = nh/2π। अब यहाँ पे देखें कि ये जो mvr है ये हमारे पास क्या है एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था mvr। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं mvr की जगह L = क्या आएगा nh/2π।
अब पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ये जो h/2 होता है ये किसके बराबर होता है, h कट के बराबर होता है, जिसे रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट का नाम देते हैं। h कट इक्वल क्या आ गया, h/2। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इस h/2 की जगह हम h कट लिख देते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी L = NH कट। थर्ड पोस्टुलेट, whenever electron makes a transition from higher energy state to lower energy state, it emits a photon of energy hf। जब एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो एक फोटॉन एमिट करता है। और अगर इसका उल्ट देख लें कि अगर एक फोटॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एक फोटॉन क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। अगर ये हायर से लोअर में आता है तो एक फोटॉन एमिट करता है, और अगर ये लोअर से हायर में जाएगा तो क्या करेगा, एक फोटॉन ऑब्जर्व कर लेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड पोस्टुलेट कि व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, हम हाई एनर्जी स्टेट को E2 का नाम देते हैं, लो को E1 का नाम देते हैं। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, HF = E2, ज़्यादा में से कम को माइनस कर लेते हैं, E2 - E1। और ये जो HF है ये किसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन।